गुड इवनिंग बच्चों। आज स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास क्वेश्चन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना है लेक्चर नंबर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर भी कौन सा है? फर्स्ट क्लास प्लस वन। बात क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग। ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है जिसका कोई ना कोई मास हो और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। यहाँ पे टेबल रखी है, मार्कर है, ठीक है, मैं खुद हूँ, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने सराउंडिंग जो भी है वो सब का सब क्या है? मैटर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that has mass, and occupied space। जो कुछ ना कुछ स्पेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब मैटर की अगर मैं बात करूं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होगी? उसकी फर्स्ट वाली स्टेट कौन सी होगी? उसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज सॉलिड। सेकंड वाली कौन सी होगी? सेकंड वाली को मैं बोल सकता हूँ लिक्विड। ठीक है, थर्ड कौन सी होगी? थर्ड गैस होगी। ठीक है, फोर्थ कौन सी होगी? फोर्थ को मैं बोल सकता हूँ बच्चों बोस आइंस्टीन। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये वाली है जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम तीन ही पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, अब हम इन तीनों स्टेट्स की अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स होगी उसको क्या करेंगे? एक दूसरे से रिलेट करेंगे। उसके बाद क्या किसका रिजल्ट निकलता है उसको फिर चेक करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इधर इधर मैं लिख रहा हूं सॉलिड, इधर मैं लिख रहा हूं लिक्विड, इधर मैं लिख रहा हूं लिक्विड, और इधर मैं लिख रहा हूं गैस। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेप की। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेप की। ठीक है, सॉलिड के अंदर शेप कैसी होगी? डेफिनेट होगी। इसके अंदर कोई शेप डेफिनेट नहीं होती, यानी कि इसके अंदर इनडेफिनेट शेप होगी। गैस के अंदर भी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती, तो मैं बोलूंगा इनडेफिनेट शेप। ठीक है, अगर बात की जाए वॉल्यूम की, क्या इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स होती है? नहीं। सॉलिड की कोई वॉल्यूम फिक्स होती ही नहीं है। क्या इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल फिक्स होती है। तो इसकी होगी डेफिनेट वॉल्यूम और इन दोनों की होगी इनडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर बात की जाए थर्ड वाला फैक्टर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन, को भी हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। अब डिफ्यूजन में बोलूं कि सबसे ज्यादा तीनों में से किस में होगा? सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा कि गैस में ज्यादा होगा? तो जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? गैसेस के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मीडियम रहेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट, और यहाँ पे कैसा रहेगा? बिल्कुल
स्लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है अपना, जिसको मैं बोल सकता हूं थर्मल एनर्जी, जिसको मैं बोल सकता हूं बच्चों थर्मल एनर्जी। अब जो थर्मल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होती है? थर्मल एनर्जी बच्चों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो थर्मल एनर्जी होगी, जो थर्मल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो अगर थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो वो किस में ज्यादा होगी? थर्मल एनर्जी, अगर थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो वो किस में ज्यादा होगी? अब थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा हो रही है? गैसेस के अंदर। तो थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसकी, यानी कि मैं बोल सकता हूं मोर थर्मल एनर्जी। इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो कैसी रहेगी? मॉडरेट रहेगी। इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो कैसी होगी? वेरी लो बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि ऑर्डर पूछा जाए तो गैसेज में सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में, देन सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है थर्मल एनर्जी के बाद, मैं बोल सकता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने लिख दिया इंटरमोलिकुलर एफओए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सीधी सीधी बात है, देखो जिसकी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में बहुत कम होगी। सीधी सी बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला फॉर्मूला बना, तो obvious सी बात है, अगर गैसेस के अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। वैसे भी देख लो, सॉलिड के अंदर सिमेट्री है, गैसेस के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, इसके अंदर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर कैसी रहेगी? इसके अंदर मीडियम रहेगी, और इसके अंदर कैसी रहेगी? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सॉलिड लिक्विड गैसेस में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन से हैं? ठीक है, मैटर के टाइप्स कौन से हैं? अगर मैं बनाऊं, यहां से दो टाइप का मैटर है, कौन सा कौन सा होगा बच्चों? एक को मैं बोल दूं, एक को मैं बोल दूं मिक्सचर, और एक को मैं बोल दूं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर मिक्सचर में क्या होगा? हमेशा कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। मैं बोलूं कि कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी। क्लियर? ऐसा बोल सकते हैं। अब मिक्सचर के भी फर्दर मैं क्या बोलूं, मिक्सचर में भी हम दो टाइप बना सकते हैं। कौन से? एक को नाम दे दो होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरे को नाम दे दो हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब जो होमोजेनस मिक्सचर होगा ये वाला, इसमें क्या होगा? इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ये मत बोलना कि मैंने ऊपर लिख दिया कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑन एन एवरेज बोला है मैंने। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट मिक्सचर। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, इसमें एग्जांपल ले लो अ कप ऑफ टी। ठीक है,
या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या किया है, 4-5 लोगों के लिए चाय बनाई है, ठीक है। अब जो चाय हमने क्या है फर्स्ट पर्सन को दी है, वही चाय हम लास्ट वाले को दे रहे हैं। उसमें तो उसकी कोई क्वालिटी चेंज नहीं हो रही, उसमें तो कोई कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर। हेट्रोजेनस में क्या होगा, हेट्रोजेनस में हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस में भी अपने पास कौन कौन आ रहा है, एक को मैं नाम दे दूं एलिमेंट, और एक को मैं नाम दे दूं कंपाउंड। एक को मैं नाम दे दूं एलिमेंट, दूसरे को मैं नाम दे दूं कंपाउंड, ठीक है। अब जो एलिमेंट हो गए, एलिमेंट हो गए, एलिमेंट कौन होंगे, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हो, दैट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ सकते हो H+H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्लियर। एलिमेंट। अगर बात की जाए कंपाउंड, कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड में क्या होगा, दैट आर मेड अप ऑफ, that are made up of different kinds of atoms, ठीक है। जैसे मान लिया एग्जांपल ले लो CO2, H2O, ठीक है, N2O, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। CO2 ले लिया, मान लिया कोई और ले लो एग्जांपल, बहुत सारे हैं, MgO ले लिए। तो ये कंपाउंड है जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग एटम से मिलके बन रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं एटम की, अब हम बात कर लेते हैं एटम की। एटम कौन होगा, एटम को मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब जो एटम होगा वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनसे मिलके बनता है ना। तो इनके बारे में अगर पढ़ा जाए तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चार्ज की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज की, तो वो कितना होगा। अगर मैं बात करूं मास की, ठीक है, वो कितना होगा। अगर मैं बात करूं रिलेटिव मास की, तो वो कितना होगा, ठीक है। ऐसा ही पढ़ते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। चलो पढ़ लेते हैं। तो देखो फिर जो प्रोटॉन होगा या जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम होगा। इस पे रिलेटिव चार्ज कितना होगा, -1 होगा। बात क्लियर, पक्का। मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इसका होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बात क्लियर है। रिलेटिव मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का होगा 1/837
अगर मैंने यहाँ से कंपेयर किया तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 0, यानी कि हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं रिलेटिव मास को। क्लियर। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होगा। इस पे रिलेटिव चार्ज कितना होगा, इस पे रिलेटिव चार्ज +1 होगा। इसका जो मास होगा वो कितना होगा, -1.67 इंटू 10⁻27 kg, 27 kg। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज करना चाहो तो बोल सकते हो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अगर मैं इसके रिलेटिव मास की बात करूं तो रिलेटिव मास कितना होगा इसका, इसका रिलेटिव मास होगा बच्चों 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इसको हम बोलते हैं। फिर बात कर रहे थे हम न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा तो चार्ज 0 होगा इस पे। ठीक है, ये भी चार्ज कितना होगा उस पे, 0 होगा। ठीक है, मास कितना होगा, मास सेम होगा जो प्रोटॉन का होगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, किलोग्राम में लिखोगे तो -27 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी जो रिलेटिव मास है वो कितना आ रहा है, 1 AMU ही आ रहा है। ठीक है, अब जो 1 AMU आया है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आई। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, याद रखना, इसको बच्चों हम प्रूव भी करेंगे कि एक्चुअल में ये वाली वैल्यू आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, इसको भी नोट करना है। बात क्लियर यहां तक। अब यहां से क्या हुआ, यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, बट इनका जो मास होगा वो कहीं ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो सिमिलर है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, इसको मैं मान लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको मान लिया, इसको कर दो नेग्लिजिबल। तो मेरा क्या बना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसके इक्वल है, 1 AMU के। ये किसके इक्वल है, 1 AMU। ये बात भी तुम्हें नोट करनी है। ठीक है, ये बात भी तुम्हें नोट करनी है। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, पक्का कर लोगे। बात कर लेते हैं यहीं पे, यहीं पे बात कर लेते हैं। अब जो चार्ज है ना, चार्ज की मैंने बात की, चार्ज की मैंने बात की। अब चार्ज अगर बात की जाए तो चार्ज है जो वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है। चार्ज है वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो एक्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब चार्ज से मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि हम अगर अपने पास स्पीसीज कोई न्यूट्रल है, कोई कैटायन है, कोई एनायन है, तो उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, यहां से हम 3 केसेस बना रहे हैं, यहां से हम 3 केसेस बना रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। अगर हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है तो उस पर चार्ज कितना होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज तो 0 होगा, न्यूट्रल है, ऑब्वियस सी बात है तो, है ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये किसके केस में बोल रहा हूं मैं, अगर हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है। केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड किसके लिए, फॉर कैटायन। ठीक है, फॉर कैटायन या फॉर कैटायनिक स्पीसीज में बोल सकता हूँ। कैटायन के लिए क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को निकालने हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास होंगे, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये भी बात क्लियर। अगर मैं बनाऊं केस नंबर 3, अगर मैं बनाऊं
केस नंबर 3। और केस नंबर 3 किसके लिए होगा? ये होगा हमारा एनाइन के लिए। केस नंबर 3 हमारा किसके लिए होगा? एनाइन के लिए। तो एनाइन के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो वो किसका होगा? किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पक्का कर लेंगे। तो तुम्हें करके बताना है ऑक्सीजन में, O2 प्लस में और O2 नेगेटिव में, इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तीनों के अंदर, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।